आईआईए भवन में आज संवाद, परिचय और दायित्व कार्यक्रम आयोजित किया गया था। हमारे साथ आईआईए के राष्ट्रीय महासचिव दिनेश गोयल जी हैं। सर, इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? आज जो कार्यक्रम था हमारा, 1 जुलाई से हमारा नया सत्र चालू होता है, जिस सत्र में हम लोग नए पदाधिकारियों को नामित करते हैं, जो अलग अलग विभिन्न चैप्टरों में, चाहे वो बिजनौर हो, चाहे शामली हो, चाहे सहारनपुर या देवरिया हो, या गाज़ीपुर हो, जौनपुर हो, किसी भी आगरा हो, तो वहाँ पर हर एक में चैप्टर, या तो जिनकी 2 साल पूरे नहीं हुए आमतौर पे, उनको दोबारा चांस देते हैं अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, अन्यथा नए चैप्टर अधिकारी वहाँ पर चैप्टर चेयरमैन के रूप में नामित होते हैं, जो अपनी टीम का संगठन करते हैं। आज उस टीम को यहाँ पर बुलाकर हम लोगों ने जो आईए के रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो और यहाँ से संबंधित जानकारियाँ हैं, उन लोगों को दी। एक कार्यशाला के रूप में उन्होंने सवेरे यहाँ पर प्रोग्राम कराया, और इसमें हमने मुख्य अतिथि राकेश सचान जी, जो हमारे एमएसएमई के मंत्री हैं, उनको आमंत्रित करा, जो आए, पधारे, उन्होंने यहाँ पर मान बढ़ाया। सर, तमाम चैप्टर चेयरमैन भी यहाँ पे मौजूद थे। किन विषयों पर चर्चा हुई है? क्या कुछ पॉइंट्स निकल कर सामने आए हैं जो एमएसएमई मिनिस्टर के सामने रखे गए हैं? सर, यस, इसमें 5-6 मुद्दे ज़्यादा बड़े थे, जिनके विषय में उद्यमी क्षेत्र वाइज कुछ हर एक की क्षेत्र की समस्याएँ हैं। जैसे ग्रेटर नोएडा अथॉरिटीज़ में अब लैंड बैंक की इश्यूज़ आ रहे हैं, तो उन्होंने जो यमुना एक्सप्रेसवे पे डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसमें जो लैंड मिल रहा है, उसको ई ऑक्शन की प्रक्रिया में ये लोग लेके आए हैं। ई ऑक्शन में क्या है कि इन्वेस्टर आगे आ जाएगा और उद्यमी पीछे रह जाएगा। इसमें पुरानी अलॉटमेंट की व्यवस्था के बारे में रिक्वेस्ट की गई है उनसे, जिससे कि कम से कम एक उचित मूल्य पर, सर्कल रेट वहाँ पर 8,000 रुपये का और रिजर्व प्राइस 25,000 का फॉर ऑक्शन, तो उसमें उद्योग लगना असंभव ही हो जाएंगे। अगर वहाँ पर वृद्धि करनी है तो उद्यमियों के लिए बहुत ज़रूरी है कि लैंड विकल्प तो सस्ता ही होना चाहिए। हाँ, ये इसी वजह से वहाँ का इशू आया। उसके बाद कुछ इश्यूज़ आए हमारे, जो गवर्नमेंट खरीद है जैम पोर्टल पर, उस खरीद में जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है, उसमें एमएसएमई से संबंधित जो गाइडलाइंस होनी चाहिए, जो शर्तें होनी चाहिए नियम उसके टेंडर की, वो लोग इस तरह की शर्तें लगा देते हैं जो एमएसएमई के लिए संभव ही नहीं है। तो टेक्निकली वो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट कुछ पार्टियों को देना चाहते हैं, और उसका विरोध आईए हमेशा करता है, आगे भी करेगा, और अगर ये नहीं सुधरेगा तो इसको किसी और मकाम पे देखा जाएगा। सर, तमाम विषयों पर चर्चा हुई है। एमएसएमई मिनिस्टर भी यहाँ मौजूद थे, उन्होंने कई सुझाव भी आपसे मांगे हैं जो एमएसएमई नीति में शामिल किए जा सकें। क्या सर सुझाव रहेंगे और किस तरीके से उनके साथ बैठकर इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी? सर, एमएसएमई के सुझाव हम लोग पहले एमएसएमई पॉलिसी में पूरे पॉइंट वाइज उनको दे चुके हैं, जो ये अपने यहाँ कंसिडर कर रहे हैं, जैसा उन्होंने यहाँ आज बताया कि वो उसको कंसिडर कर रहे हैं। उसमें एक नहीं, कम से कम 80 सुझाव हैं, अलग अलग छोटे छोटे, जिसमें बात की गई है। मेन जो मुद्दा एक और आज उठा, जिसमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी में यहाँ इन्वेस्टर समिट वगैरह हुए और उसके बाद ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई, उसमें जो उत्साह कम होता दिखा एमएसएमई का, उसके पीछे लॉजिक एक ही था कि जो इन्होंने पीछे इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ में बेनिफिट्स सुझाए थे, जिसके आधार पर लोगों ने अपनी वायबिलिटी निकाल कर अपने प्लांट वगैरह को लगाया, तो वो अभी तक किसी को पूर्णतः रूप से मिले नहीं हैं। तो ये 4 से 5 साल इस चीज़ में बीत गए हैं, तो सबको ये लग रहा कि आगे भी जो बेनिफिट्स होंगे सरकार के, वो संभवतः मिलेंगे नहीं, अनाउंस होंगे तो सिर फोड़ लेंगे। तो इस टाइप की भावना लोगों में आई है, जब हालांकि हम लोग एज पदाधिकारी इस चीज़ को डिनाउंस कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, सरकार की मंशा सही है। आज एक छोटी सी आशा की किरण सचान साहब के बोलने पर, मंत्री जी के बोलने पर ये ज़रूर आई है कि वो ये कह रहे हैं कि हम लोग जो हमने उसको जीएसटी से लिंक कर दिया था, कि जो जितना जीएसटी लिंक करेगा उसी तक का बेनिफिट वहाँ पर देंगे, जिसको उन्होंने अब कहा है कि उसको जीएसटी लिंक से बाहर करा जाएगा, उद्योग के हित में बात करी जाएगी। ये एक अच्छी बात है। सर, इस कार्यक्रम में एक आईआईए ऐप का भी जिक्र हुआ था। क्या ये ऐप है सर? किस तरीके से काम करती है और जो आईआईए मेंबर्स हैं वो डाउनलोड करने के बाद क्या फ़ायदा उनको मिलेगा? सर, सबसे पहले तो ये है कि जो आईए ऐप है, बड़ी डायनेमिक ऐप है, और इसमें सबसे पहले आईए का संबंध, मेंबर का संबंध आईआईए से। उसमें उन्होंने कितना पैसा जमा कराया, कितना ड्यू है, कितनी वर्किंग है, कब से वो मेंबर हैं, किस पद पे रह चुके हैं, क्या उसकी बैकग्राउंड, उनकी इंडस्ट्री की बैकग्राउंड, उनके प्रोडक्ट की बैकग्राउंड उसमें मौजूद है। तो कोई भी अगर हमारी ऐप के माध्यम से
को सर्च करना चाहता है तो IA मार्ट पर जाकर और जगहों पर जाकर उसको सर्च कर सकता है, चीज़ों को देख सकता है। इससे एक तो उनके व्यापार के विकास होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा, ऐप में कई सर्विसेज हैं हमारी जो हम लोग ऑफर कर रहे हैं, चाहे वो जैम पोर्टल से रिलेटेड हो, किसी को रजिस्ट्रेशन करानी है, डिफेंस फैसिलिटेशन काउंसिल में सेंटर में किसी को जाना है डिफेंस से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में, या ट्रेड पर कोई काम है, इस पे मतलब जितनी भी सरकार की योजनाएं एक्सपोर्ट से रिलेटेड हैं और चीज़ें इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड हैं, उन सब की जानकारियाँ उस पर उपलब्ध हैं ऐप में, तो वो मेंबर के लिए बहुत सुविधाजनक है। सर, आखिरी सवाल है, योगी सरकार के 100 दिनों के कार्यकाल पूरे हो गए हैं और तमाम उपलब्धियां गिनाई गई है। इन उपलब्धियों में जो तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी थी वो भी गिनाई गई। सर, क्या लगता है इस तरीके की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से MSME सेक्टर को, उत्तर प्रदेश को क्या कुछ फ़ायदा पहुँचेगा और जो उद्यमी हैं उनको क्या कुछ फ़ायदा पहुँचेगा? सर, हमें ऐसा लगता है कि सरकार को जैसे टारगेट पूरे कर रहे हैं तो सरकार अपने दबाव में रोज़गार से हटकर वो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पर चली गई है। और कई बार मतलब इस तरह की सरकारी तंत्र की योजना रहती है कि भी टारगेट पूरे करने हैं, तो टारगेट पूरे करने के उद्देश्य से कई बार क्या होता है कि बड़े उद्यमियों को बुला लिया जाता है, वृहद उद्योग को बुला लिया जाता है। और पीछे जब सरकार ने 50 करोड़ से बढ़ाकर MSME को 250 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट नीति पे लाना चाह रहे थे कि प्लांट एंड मशीनरी में 250 करोड़ तक की, तो हमारी जैसी MSME संस्थाओं ने, हमारे समेत सबने इसका विरोध करा था कि फिर MSME की क्लासिफिकेशन ही कुछ नहीं रह गई। जो 50 लाख का प्रोजेक्ट लगा रहा है वो 250 करोड़ की प्लांट एंड मशीनरी की इन्वेस्टमेंट वाले प्रोजेक्ट से किस तरह से कम्पीट करेगा, ये कैटेगरी अलग होनी चाहिए। तो 3 कैटेगरी अपनी जगह माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम चली रही है, तो उसको रुकवाया गया कि भाई इनके लिए अलग से सरकार की योजनाएं होनी चाहिए। और सरकार को ये मालूम है कि रोज़गार सृजन के लिए इससे बढ़िया क्षेत्र नहीं है आज की डेट में। एग्रीकल्चर के बाद भारत में सबसे बड़ा क्षेत्र जो आज एग्रीकल्चर को जो क्रॉस कर चुका है वो MSME है। तो एक तरफ तो जो रोज़गार के अगर चैलेंजेस हों और एक तरफ कि भाई टारगेट है कि इतना लोगों को रोज़गार देना है, तब तो मैटर और हो जाता है। और अगर मैटर ये है कि हमें इतनी इन्वेस्टमेंट लानी है यूपी में जिससे कि हमारा नाम हो जाए प्रधानमंत्री जी के पास पहुंच जाए बात कि हमने इतना बड़ा अचीवमेंट करा, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी करनी है, तो मैटर और हो जाता है। तो थोड़ा सा डायरेक्शन का फ़र्क है, सोच का इस बात पे। तो सरकारी तंत्र जो है वो फिर इन बड़े इन्वेस्टर्स की तरफ चला जाता है बनस्पत की छोटे छोटे उद्यमों को विकसित करने के लिए। तो इस उसमें भी अभी हम जो MSME एक्ट में संशोधन आएगा उससे हम कुछ रिलीफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बाकी जो पीछे बजट आया था और चीज़ें आई थी उसमें अभी MSME के लिए पर्याप्त योजनाएं नहीं हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। दिनेश गोयल जी हैं, साफ तौर पर इनका ये कहना है कि सरकार को अभी और ध्यान देने की ज़रूरत है अगर MSME सेक्टर को बढ़ाना है तो। क्यों? क्योंकि MSME सेक्टर जो है वो पूरे देश में, पूरे प्रदेश में जो रोज़गार है वो मुहैया कराता है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार है, चाहे वो प्रदेश सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, MSME सेक्टर पर और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। वीडियो बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडेली, सड़क, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।